नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने संस्कृति पाठ जो कक्षा 10वीं का था उसको हमने पढ़ा था, और आइए आज हम उसी पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेसन है, तो बड़े ध्यान से इसके प्रश्नों को लिखिएगा भी और याद भी कीजिएगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? सभ्यता और संस्कृति की सही समझ नहीं बन पाने के मुख्य निम्नलिखित कारण हो सकते हैं भाई। पहला है, लेखक के अनुसार हम सभ्यता और संस्कृति का अर्थ स्पष्ट किए बिना मनमाने ढंग से दोनों शब्दों का भरपूर प्रयोग करते हैं। दूसरा, इन शब्दों के आगे अनेक अविशेषण भी लगा दिए जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता आदि। इस प्रकार के गलत सलत प्रयोग करने की वजह से हम सभ्यता और संस्कृति के अंतर को समझने में असक्षम हैं, आज भी असक्षम हैं। लोग अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करते रहते हैं, अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं, अतः इन दोनों शब्दों के अर्थ की दृष्टि से नहीं समझा जा सकता, और इसलिए हम इस बात को नहीं समझ पाए हैं या हमारी समझ नहीं बन पाई है। अगला जो प्रश्न है भाई, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। इस खोज के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी या इसका प्रेरणा स्रोत क्या रहे होंगे? आवश्यकता या आविष्कार की जननी है। जब आग का आविष्कार हुआ था तब आग की खोज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता रही होगी। आग का महत्व और उपयोग सबसे अधिक है। अन्य बहुत से कार्यों में आग की सबसे अधिक उपयोगिता भोजन पकाने में है, ठंड से बचने के उपाय, अंधकार के भय को प्रकाश से दूर किया जा सकता है, आदि आदि अनेक कारणों से मतलब इसकी खोज के कारण रहे होंगे। अगला प्रश्न है भाई, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? भाई, ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर नए तथ्य की खोज करता है, वह व्यक्ति वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। न्यूटन ने अपनी योग्यता के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। यह सिद्धांत नया था, इसलिए उसे संस्कृत व्यक्ति कहना उचित है। जिन्होंने अपनी योग्यता से आग या सुई धागे का आविष्कार किया होगा, वे संस्कृत व्यक्ति रहे होंगे। इसी प्रकार जन कल्याण की भावना से निहित व्यक्ति जन कल्याण के सूत्र स्थापित करता है, तो वह संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है भाई, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की नई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? भाई, लेखक के अनुसार संस्कृत व्यक्ति वह है जो अपनी योग्यता के आधार पर नए तथ्यों का आविष्कार करके नए तथ्य के दर्शन किए हों। भाई, न्यूटन ने भी सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए यह संस्कृत मानव था। उसने अपने सिद्धांत को सिद्धांत से सुशिक्षितों का परिचय करवाया है। दूसरी ओर न्यूटन के सिद्धांत से परिचित होने के बावजूद न्यूटन से भी अधिक ज्ञान रखने वाले उसी प्रकार संस्कृत व्यक्ति नहीं कह सकते। जिस प्रकार पूर्वजों से प्राप्त वस्तु संतान को अनायास मिल जाती है, जो संतान संस्कृत नहीं कहला सकती, हम उसे सभ्य कह सकते हैं। अतः आविष्कार का जनक संस्कृति व्यक्ति होती है, अन्य नहीं। अतः लेखक की परिभाषा के अनुसार न्यूटन से भी अधिक बारीकियों का ज्ञान रखने वाला न्यूटन से अधिक सभ्य कहे जा सकते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं कहे जा सकते। अगला प्रश्न है भाई, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? भाई, जिन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने सुई धागे का आविष्कार किया होगा, वे निम्नलिखित रही होंगी। भाई, जब वह सर्दी गर्मी को सहन करने में असमर्थ हो गया होगा, फिर शीतोष्ण से बचने के लिए उपाय ढूंढते हुए सुई धागे का आविष्कार किया होगा। आवश्यकता अनुसार शरीर को सजाने की प्रवृत्ति ने जन्म लिया होगा, और किस तरह से कपड़े के दो टुकड़े जोड़े जा सकते हैं, ये आवश्यकता से सुई धागे का आविष्कार किया होगा। मनुष्य के मन में यह भी आया होगा कि वह किस तरह शरीर को अच्छी तरह से ढका जा सकता है,
और सुई धागे का आविष्कार कर लिया होगा। अगला प्रश्न है भाई, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। जब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई हो। दूसरा, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया हो। तो हम कै भाग को करेंगे, पहले देखिए। भारत अनेक संस्कृतियों और संप्रदायों का देश है। यहाँ रह रही मुख्य रूप से दो संस्कृतियों, हिंदू और मुसलमानों के मध्य विद्वेष फैला करके अंग्रेजों ने मानवीय नहीं आएगा भैया, मानव संस्कृति को विभाजित करने का प्रयास किया। हालांकि फलस्वरूप हिंदू और मुसलमान के नाम पर भारत पाकिस्तान का निर्माण तो हुआ, किंतु दोनों देशों के जनमानस के सोचने समझने का तरीका आज भी एक ही है। वे आज भी अपने अपने सरहदों के मानव संस्कृति के संवाहक हैं, क्योंकि मानव संस्कृति के बीच में कोई लकीर नहीं खींची जा सकती। जब जब मानवीय कृत्य के करते से मनुष्य संतृष्ट या दुखी हुए हैं या दानवता ने अपने पैर पसारे हैं, तो सभी भेदभाव भुला करके मानव जाति मानवता के नाम पर उठ खड़ी हुई है। ऐतिहासिक दृष्टि से जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश से संपूर्ण धरती कांप गई थी, तो विश्व के लोगों ने एक होकर के विरोध किया था। आज स्पष्ट कीजिए भाई, मानव की जो योग्यता उसे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। भाई, मानव संस्कृति अपनी सुरक्षा के प्रति सदैव से चिंतित रही है। मानव जब अपनी योग्यता से मानव हित की दृष्टि से और आत्म हित की दृष्टि से आविष्कार करता है, तभी दूसरी ओर आत्म रक्षा का चिंतन मनुष्य को विनाश की ओर प्रेरित करता है। मानव उस आविष्कार का कल्याण से अलग दुरुपयोग करने लगता है और विनाश के साधनों को जुटाने लगता है। यह मनुष्य की असंस्कृति है, रचना और अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। भाई, सभ्यता और संस्कृति एक और तो एक दूसरे के पूरक हैं। एक के भाव में दूसरे को स्पष्ट करना कठिन है। सभ्यता दृश्य और स्थूल है और संस्कृति अदृश्य और सूक्ष्म है। संस्कृति एक विचार है। हमारे आदर्श पुरुषों ने, मनीषियों ने जो सूत्र अपने अनुभवों से स्थापित किए, जो मानव हित में हैं, वे अनुकरणीय सूत्र संस्कृति हैं। सभ्यता दृष्ट है, वह जीवन जीने की कला है। सभ्यता नहीं, सभ्यती नहीं है भैया, सभ्यता बदलती रहती है। एक ही पुरुष अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सभ्यता को अपनाता है। जैसे एक पुरुष अपने घर जूते उतार करके कुश के आसन पर बैठकर पवित्रता से भोजन करता है, वही दूसरे के घर उत्सव में बिना जूते उतारे खड़े होकर के भोजन करता है। ये दोनों ही उसकी सभ्यता है। अतः सभ्यता एक रीति है, रिवाज है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनना उसकी सभ्यता है। तो विद्यार्थियों, ये हमने इस लेसन के प्रश्न कर लिए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। विद्यार्थियों, अब हम व्याकरण क्या करेंगे, तो व्याकरण सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। और मैं एक दिन कोशिश करूँगा, एक समय निर्धारित करके आपको बता दूंगा, हम लाइव आएंगे उस दिन मैं आपको लगभग सारी व्याकरण है वो करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।